बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, यही युद्ध था ना जिसके बाद अंग्रेज ना भारत को गुलाम बना लिए। सही मायने में आए थे व्यापार करने भारत में, लेकिन ऐसा ऐसा इस युद्ध में इतना कांड रचा गया ना, उनको राजनीतिक पावर मिल गया। और जब राजनीतिक पावर मिल जाता है तो पूरा भारत पे कैप्चर कर लिए, भारत को गुलाम बना लिए। सब समझाएंगे कहानी कैसे रचा गया, कैसे चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन आपको कोई पेन कोई पेपर कर सकता नहीं, एकदम कहानी के माध्यम समझिएगा। हुआ क्या, उस समय अंग्रेज की राजधानी महारानी कौन थी, तो महारानी एलिजाबेथ। उनके पास ना कुछ व्यापारी लोग गए, वो बोले ना मैडम सुनिए ना, हम भारत में ना व्यापार करना चाहते हैं, इसका हमको ना परमिशन दे दीजिए। तो ये बोली ना, अरे पगला तुम लोग कैसे जा पाएगा, भारत में तो अभी जो राज्य है ना वो मुगल लोग का चल रहा है, वहां पर सब मुगल लोग हैं, तुम लोग को मार डालेगा। तो बोला नहीं, हम सब जुगाड़ कर लिए, हम लोग को सिर्फ परमिशन दीजिए ना आप। तो महारानी बोले ठीक है, तुम जुगाड़ जब कर ही लिया है तो चलो तुमको हम परमिशन दे देते हैं। तो हुआ क्या, उस समय ना चौथा मुगल कौन था, मुगल जहांगीर के दरबार में ना एक राजदूत बनकर आया था अंग्रेज का, जिसका नाम था थॉमस रो। ये ना 4 साल से ना जहांगीर को पटाने का प्रयास कर रहा था। इसका अंडरवियर, इसका कपड़ा, इसका खाना पीना, इसका थरिया सब लगेगा धोने, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर खुश हो गया, साला अंग्रेज आया है, मेरा इतना खातिरदारी कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना थॉमस रो बहुत खास बन गया जहांगीर का। अब जब खास लोग बन जाता है तो कुछ कारण की वजह से अचानक एक दिन बोला ना ये थॉमस रो, जहांगीर साहब सुनिए ना, हमको भारत में थोड़ा सा जगह दे दीजिए ना, हम कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और अलग अलग टाइप का ना अंग्रेज से, मतलब इंग्लैंड से, सब जगह से ना उपहार गिफ्ट ला करना जहांगीर को देता था। जहांगीर खुश, हमको गिफ्ट मिल रहा है या क्या क्या मिल रहा है, पटा लिया था, पूरा पटा लिया था ये थॉमस रो। एक दिन बोला व्यापार करेंगे, तो बोला ठीक है व्यापार ही करोगे ना, चलो व्यापार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार करना करो। तो बोला हम सिर्फ मसाले का व्यापार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपके जमीन पर। तो परमिशन उसको मिल गया। लेकिन आपको पता है भारत में सबसे पहले ना जो व्यापार करने कोई आया था कौन, तो पुर्तगाली। आपको पता है ना वास्को ड गामा सबसे पहले आया था भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत में व्यापार करने आए थे। तो पुर्तगाली ना चाल समझ गए अंग्रेज का कि बेटा ये लोग कोई ना बड़ा खेल करने वाला है। तो पुर्तगाल लोग कान भर दिया, किसका, मुगल का। देखिए आपको ना चूतियां ये सब बना रहा है, ठीक है, आपका काट रहा है। तो मुगल बोला ना 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 ना, अब व्यापार करने का परमिशन नहीं मिलेगा। फिर पटाया, फिर तेल लगाया, परमिशन दोबारा मिल गया। जब परमिशन दोबारा मिल गया तो 1608 में सूरत के बंदरगाह पर ना सबसे पहले सब सामान लेकर सूरत के बंदरगाह पर पहुंच गया व्यापार करने के लिए, अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। कौन, तो कैप्टन हॉकिंस। कब, तो 24 अगस्त 1608 को समुंदर के सहारे जो है अपना जहाज लेकर पहुंच गया भारत व्यापार करने के लिए, तो कैप्टन हॉकिंस। अब आपको अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज सबसे पहले भारत में अपना पहला कारखाना कहां लगाए थे, तो बहुत लोग को पता है भैया सूरत में 1613 में। लेकिन दो बात मेरा याद रखिएगा, सबसे पहले ना अस्थाई यानी टेम्परोरी, सिर्फ इसी तरह मोटा मोटी तौर पर पहला कारखाना बैठाया गया था आंध्र प्रदेश के मुसल्लीपट्टनम में। कब, 1611 में। लेकिन यह कारखाना ना अस्थाई था, पूरा ठीक तरह से व्यवस्था नहीं था। लेकिन अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से सूरत में सबसे पहला कारखाना अंग्रेज के द्वारा बैठाया गया था 1613 में। अब आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज अपना पांव भारत में पसार रहे थे, और ऐसा करते करते ना 1647 आते आते पूरे भारत में अलग अलग विभिन्न एरिया में 23 गो कारखाना बैठा दिया। कौन, अंग्रेज लोग। अब हुआ क्या, खेला पता है कहां पर हुआ, जब छठा मुगल बना, कौन, औरंगजेब। जब ये छठा मुगल औरंगजेब बना ना, तो ये क्या किया, उसी समय बंगाल का दीवान किसे घोषित कर दिया गया था ना, मुर्शिद अली खान को। और उसी समय औरंगजेब के कार्यकाल में ही ना, पहले तो पुर्तगाल थे ही,
अंग्रेज आइए गए, उसके बाद फ्रेंच को भी परमिशन, यानी फ्रांस को भी परमिशन मिल गया भारत व्यापार करने का। और यह परमिशन औरंगजेब दिया था 1664 में, और 1668 में पहला कारखाना फ्रांस के द्वारा भारत में बैठाया गया था। कहां पर? सूरत में। और औरंगजेब के कार्यकाल में ही ना बंगाल का दीवान बना दिया गया मुर्शिद अली खान को। और मुर्शिद अली खान को दीवान बना दिया गया, तो दीवान का काम क्या है? अलग अलग जगह से टैक्स वसूल कर मुगल के पास पहुंचाओ। तो मुर्शिद अली खान का सिर्फ काम यही था कि बंगाल से टैक्स वसूल कर मुगल औरंगजेब के पास पहुंचाया करता था। लेकिन उस समय पता है बंगाल बहुत बड़ा था। अभी आप देख रहे हैं बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद से उड़ीसा, असम का कुछ हिस्सा, बिहार, ये सब बंगाल का ही हिस्सा थे। और उस समय बंगाल की राजधानी थी क्या? ढाका। लेकिन मुर्शिद अली खान क्या किया? बंगाल की राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया 1704 में। ठीक है, अब आगे का कहानी बढ़ा। जब कहानी पता है नया मोड़ कब आया? जब ना नौवां मुगल बना फारूक सियर, जब ये नौवां मुगल बना ना, तब ये कहानी बंगाल का मोटा मोटी खत्म हो गया। ये क्या देखो, जो अंग्रेज थे, जो फ्रांसी थे, वो भारत में क्या कर रहे थे? व्यापार। तो व्यापार के बदले में आपको कर टैक्स देना पड़ेगा। जब ये नौवां मुगल बना ना, यही गेम बिगाड़ दिया। ये क्या किया ना, ये बोला ना अंग्रेज तुम लोगों के ऊपर ना टैक्स फ्री, अब तुम लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज बेवकूफ बनाया था इसको, ये बन गया। अब ये बोला ना हम आपको ना सालाना ना 3000 रुपए आपको हर साल हम आपके दरबार में पहुंचा देंगे, आप सिर्फ हमसे टैक्स मत लीजिए। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, टैक्स साल का 3000 पहुंचाओ, आपके ऊपर से सब टैक्स माफ। अब टैक्स माफ कर दिया ना, अंग्रेज करप्शन स्टार्ट कर दिया भारत में। अब जहां पर ना 4 गो गाड़ी पास करवाना था टैक्स फ्री का ना, ये लोग 6 गो 7 गो, अपना सामान भी दूसरे का सामान भी, सब मतलब करप्शन स्टार्ट कर दिया। टैक्स लग नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता क्या किया ये, उसी समय एक काम और किया। मुर्शिद अली खान जो अब तक दीवान था ना बंगाल का, उसको पहला नवाब बना दिया गया। पहला नवाब 1717 में। तो आपसे पूछे कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो मुर्शिद अली खान 1717 में। कौन बनाया था उसको नवाब? तो यही बनाया था। और आहिस्ता जब ये नवाब बन गया तो अंग्रेज और मुर्शिद अली खान ये दोनों मिलकर बंगाल को बहुत लूटे। आहिस्ता आहिस्ता अपना पैर पूरा बंगाल में अंग्रेज पसारने लगा। ये नवाब था, इसको हर महीना कुछ पैसा, कुछ गिफ्ट दे के इसको बेवकूफ बनाया करता था। और ये दोनों मिलकर बंगाल को बहुत लूटे। उसके बाद क्या हुआ, मुर्शिद अली खान का एक बेटी थी। वो बेटी का ना पति था, तो पति ना पटाया पहले अपनी बीवी को। देखो ना, अपने अब्बू को बोलो ना हमको बंगाल का नवाब बना दे। तो बेटी, अब पति बोलेगा तो बीवी नहीं मानेगी, बीवी मान गई। अब बीवी कहां गई, तो बीवी गई अब्बू के पास। अब्बू सुनिए ना, मेरे सोहर को ना बंगाल का नवाब बना दीजिए ना। आप खुद कितना बूढ़े हो गए, आप क्या आपके में कुछ बचा है? आप तो अब आपका ऊपर जाने का उम्र हो गया। सुनिए ना, मेरे सोहर को बना दीजिए नवाब ना। तो मुर्शिद अली खान ना मान गया। और मुर्शिद अली खान किसको नवाब बना दिया, तो वो नवाब बना दिया सुजाउद्दीन मोहम्मद खान को। ठीक, और इसका सुजाउद्दीन मोहम्मद खान का एक खास आदमी था, खास सिपाही, जिस पर ये आंख बंद कर विश्वास करता था, जिसका नाम था अलवर्दी खान, जिस पर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान आंख बंद कर विश्वास करता था। ठीक है, इसका सिपाही था। अब इसके बाद क्या हुआ ना, जब इसके बाद सरफराज खान ना बंगाल का तीसरा नवाब बन गया, तो अलवर्दी खान को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला साला हम साहब का इतना सेवा किए, इतना सब, हम इतना भरोसामंद सिपाही हम थे, और साहब के बाद ये सरफराज खान कैसे बन गया बंगाल का नवाब? इसको मार दिया। मारने के बाद अलवर्दी खान जो है ना, वो क्या बन गया, बंगाल का नवाब 1740 में। और 1740 में ही ना जो मराठा था
वो बंगाल में लड़ाई कर कर अलवर्दी खान से उड़ीसा छीन लिया। उड़ीसा को कौन छीना 1740 में? अलवर्दी खान से, तो मराठा लोग। तो उड़ीसा को हड़प लिया गया किसके द्वारा? मराठा के द्वारा। ठीक है, अब बंगाल से, बंगाल जो इतना बड़ा था ना, उसमें उड़ीसा लगभग मोटा मोटी मराठा अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद अलवर्दी खान थोड़ा टाइट आदमी था। जब तक आपको पता है ना, बताए ना, फारूक सिद्दीकी जो था वो टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन जब अलवर्दी खान नवाब बना ना, ये बोला ना, अंग्रेज फ्रांस वाले एक बात सुन लो, अब तुम लोगों का जो टैक्स अभी तक मुफ्त था ना, अब वो नहीं चलेगा, तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तुम अब इन लोग का हालत खराब, हाला अभी तक इतना करप्शन कर रहे थे, इतना लूट रहे थे भारत में, अभी बोल रहा टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, पहले भी दे ही रहे थे, अभी भी देबे करेंगे, यानी हमको कोई भगाएगा तो नहीं। तो ये लोग राजी हो गया, बोला ठीक है सर, हम आपको टैक्स देंगे अलवर्दी खान को। ठीक है, अलवर्दी खान से ना अंग्रेज का उतना मोल मोटाव नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, मोटा मोटी ठीक था संबंध। ठीक है, अलवर्दी खान के बाद ना, और आपको पता है बंगाल पर सबका नजर था, बंगाल पर सबका नजर था। क्यों? क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था ना भाई। अब दुनिया में ना अगर कोई ऐसा राज्य है जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, दुनिया की बात कर रहा हूं, तो वो बंगाल है। गंगा नदी किनारे बैठी है, आपको पता है ना, बंगाल में 3 फसल होता है, बंगाल बहुत समृद्ध राज्य है भाई। तो बंगाल पे नजर सबका था। मराठा भी अटैक कर कर अलवर्दी खान पे मोटा मोटी उड़ीसा छीनिए लिया था, आपको पता ही है। उसके बाद से अंग्रेज का भी नजर बंगाल पे था। ठीक है, उसके बाद अलवर्दी खान जब मरा ना, अलवर्दी खान के मरने के बाद उसकी बेटी का जो बेटा था ना, कौन मार्केट में आया? सिराजुद्दौला। ठीक है, मतलब अपने नाना के मरने के बाद ये बंगाल का नवाब बन गया। अब बोला जाता है बहुत जवान था, अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं कि इसको 18 साल का था, 23 साल का था, मानकर चलो 20-21 साल का नया नया जवान लड़का था जिसको नवाब बना दिया गया बंगाल का। लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि बहुत टाइट था, बहुत निर्दयी था। ऐसा लिखा गया बहुत जगह कि ना रेप करता, लड़की लोगों का रेप करता था। प्लस ये बोला ना, जो हुगली नदी है बंगाल में, वहां पर ना जानबूझकर ना नाव पर जितने भी लोग थे ना, नाव को डुबा देगा। लोगों को तड़पते हुए मरता देख के बहुत खुश होता था, इतना निर्दयी था। ठीक है, ऊपर से अंग्रेज को बोला ना, अपना पूरा हिसाब किताब सब एक कर टैक्स पहुंचाओ मेरे पास, पूरा टैक्स। अब किसी का सुनता ही नहीं था ये। उसी समय ना बंगाल में एक सेठ थे जो बैंकर थे, क्या नाम था? जगत सेठ। उनका भी हिसाब किताब टाइट करने लगा, तो जगत सेठ इसके विरोध में। प्लस मीर जाफर जो उस समय बंगाल के आर्मी का हेड था ना, वो भी गुस्सा हो गया। वो बोला तो कुछ लोग गरम, कुछ लोग ना खुश हुए, कुछ लोग गुस्सा हो गए। मीर जाफर जो बंगाल का आर्मी का चीफ था, हेड था, वो 65 साल का था। वो बोला ना, इतना जवान लड़का को साला नवाब बना दिया गया, हम इतना बूढ़ा, इतना एक्सपीरियंस, हमको कोई टक्के का भाव नहीं पूछा। तो मीर जाफर बहुत गुस्सा हो गया। प्लस इसके सिराजुद्दौला के परिवार में ही ना इतना कला था, इतना जवान लड़का को बना दिया गया, हम लोगों को कोई पूछा नहीं। तो परिवार भी खुश नहीं था, मीर जाफर खुशे नहीं था। जो उस समय के बंगाल के बैंकर थे, जो हिसाब किताब करते थे, जो टैक्स का पैसा मारते थे, उनका भी हिसाब किताब टाइट कर दिया था, तो वो भी गुस्सा, परिवार के लोग भी गुस्सा। तो सब जाकर कहां मिल गए? अंग्रेज के साथ। अब अंग्रेज का पावर, जो अगर मान लो जो आपका पावर है, आपका जो हाथ है, ये हाथे कट जाए, या आपके लोग ही जाकर विरोधी में मिल जाए, तो आप बचेंगे? नहीं बचेंगे। कहीं बचिएगा नहीं। रावण का क्यों मारा? विभीषण मिल गया राम जी के साथ ना, यही खेला यहां पर हो गया। ये लोग जाकर मिल गया, नाम का साथ में था, लेकिन पीछे से अंग्रेज लोगों के साथ में था। कौन? ये सब लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ। और क्या हुआ? अंग्रेज लोग ना चंदा नगर में, बंगाल में चंदन नगर है, वहां पर फ्रांस की ना कारखाना थी, फ्रांस के कारखाना पर ना अटैक कर दिया। कौन? अंग्रेज लोग। अब ये देखा ना नवाब, बोला हम बंगाल में मेरा राज, मेरे परमिशन के बिना ये लोग अंग्रेज लोग अपना मनमानी कर रहा है, उसका कारखाना में बम, उसका कारखाना में बम गिरा रहा है।
तो गरम हो गया बेटा। ये जब ये गरम हो गया ना, तो 20 जून 1756 को ना, जो बंगाल में फोर्ट विलियम है उस पर अटैक कर दिया, पूरा सेना ले आकर मुर्शिदाबाद से चला पूरा सेना के साथ, और बंगाल के कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है ना उस पर अटैक कर दिया, और सब अंग्रेज को चुन चुन कर मारा, इतना मार मारा निर्दयी की तरह ना। और बोला जाता है ना, एक ना जगह था, एक काल कोठरी था फोर्ट विलियम में, मारने और के बाद ना 146 लोगों को उस काल कोठरी में बंद कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला। और जब सुबह वो काल कोठरी बोला था ना, 14x16 का रूम था, सोचो कितना छोटा रूम होगा, उस रूम में 146 लोगों को डाल दिया सिराजुद्दौला। जब सुबह वो काल कोठरी खोला गया ना, 123 लोग मर गए, उसमें बच्चे भी थे, महिला भी थी। अब ये कांड देख कर ना, इस कांड को बोला जाता है ब्लैक होल, और ये कांड देखकर अंग्रेज में वहां पर सब गर्म हो गया, और वहां से फरमान भेजा गया जो मद्रास में नियुक्त था रॉबर्ट क्लाइव ना, उसके पास, सुनो हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, जाओ तुम वहां पर। तो रॉबर्ट क्लाइव पूरा दिमाग गरम, चला इतना निर्दयी की तरह मार दिया वो नवाब, एक छोकरा जवान लड़का 3000 सेना के साथ चल दिया मद्रास से बंगाल की तरफ लड़ाई करने। जब चला और सिराजुद्दौला के पास ये भी गरम, हमसे कोई लड़ नहीं आ रहा है, देखते हैं किसका औकात है। इसके पास 50,000 सेना थी, लेकिन टिक नहीं पाई। रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सेना के पास ये टिक नहीं पाई, और 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुआ प्लासी में। ये प्लासी कहां पड़ता है? तो बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया एक जिला है, वहां पर पड़ता है प्लासी। वहीं पर लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर। कब? 23 जून 1757 को। 11 घंटा भी ये लड़ाई नहीं चला, और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला हार मान लिया, बोल दिया हम बहुत निर्दयी हैं, हम बच्चा है, माफ कर दीजिए। फिर कहानी खत्म। जब कहानी खत्म हो गया और मीर जाफर, आप बोलेंगे भैया इसका 50,000 सेना था, कैसे हार गया? बाबू मेन जो कांड रच दिया था ना मीर जाफर आर्मी का चीफ था, अब उसका दिमाग गर्म था, उसी के खिलाफ अगर मान लो जो आपका कमांडर का चीफ है वही अगर आपके खिलाफ हो जाए, आप बचिएगा? कोई नहीं बचेगा। तो मीर जाफर मेन चाल चल दिया, और सिराजुद्दौला हथियार रखना पड़ा अंग्रेज के सामने, हार गया। और उसके बाद अंग्रेज क्या हुए? मीर जाफर से खुश होकर ना बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बना दिए। और जब बना दिए तो ये तो चापलूस था, मीर जाफर तो चापलूस था। तो मीर जाफर जो है साहब जी अंग्रेज को क्या कहता था, और अंग्रेज पूरा अपना पैर जो पसार रहे थे, पूरा बंगाल को कब्जा कर लिए। और जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, राजनीतिक पावर मिल गया, पॉलिटिकल पावर मिल गया, कोर्ट से लेके सब जगह अंग्रेज घुस गए। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज जो है वो पूरे भारत पर आक्रमण करने लगे, नवाब को जो मुगल थे उसको भगाने लगे, उनसे युद्ध जीतने लगे, हर जगह पावर में आने लगे। और इसके बाद कहानी स्टार्ट हुआ 1764 का बक्सर का लड़ाई। बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मीर जाफर अपना असली रूप रंग दिखाया था यहीं पर। अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर एक वीडियो दूंगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में ना मीर जाफर का आंख खुल गया, मतलब बोलते हैं ना आंख सम्मान आ गया, नहीं अब जग गया उसका। आप बोलना, अगर बोलोगे तो बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक है।